भारत की हिमालयी सीमा पर एक दुर्गम पहाड़ी इलाके में, जहां आम नागरिकों की पहुंच लगभग न के बराबर थी, भारतीय सेना की गरुड़ इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री बटालियन तैनात थी। यह जगह नक्शे पर तो भारत का हिस्सा थी, लेकिन असल में यह कानून और इंसानियत से परे एक आदमी के लालच और हिंसा से बना छोटा सा साम्राज्य था। और उस साम्राज्य का बेताज बादशाह न तो बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर था और न ही कोई और बड़ा अफसर, बल्कि बटालियन की सारी असली ताकत अपने हाथों में रखने वाला एडमिनिस्ट्रेटिव और सप्लाई हवलदार बलवंत सिंह था। बलवंत सिंह, उसके कंधे पर लगा हवलदार का फीता उसकी असली ताकत को बताने के लिए एक बहुत छोटा प्रतीक था। 20 साल की फौजी जिंदगी उसने इस दूर दराज की खतरनाक चौकी पर ही 15 साल गुजार दिए थे। अनगिनत कमांडिंग ऑफिसर और दूसरे कामले की 15 साल गुजार दिए थे। साहब आए और चले गए, लेकिन वह अपनी जगह पर चट्टान की तरह डटा रहा। वह इस यूनिट के बारे में सब कुछ जानता था। कहाँ पुराना गोदाम है, कहाँ नियमों को ताक पर रखकर कोई निर्माण हुआ है, यहां तक कि कमांडिंग ऑफिसर की छिपी हुई कमजोरियां भी उसका सूचना और संपर्कों का जाल मकड़ी के जाले की तरह पूरी यूनिट में फैला हुआ था। और उस जाले के केंद्र में हमेशा वह खुद होता था। बटालियन के सभी सैन्य उपकरण, रसद, ईंधन और सुविधाओं के रखरखाव पर उसका पूरा नियंत्रण था। उसके हस्ताक्षर के बिना एक गोली या चावल का एक दाना भी गोदाम से बाहर नहीं जा सकता था। इसी बेपनाह ताकत के दम पर उसने अपना काला साम्राज्य खड़ा किया था। जवानों के बीच उसे हवलदार साहब नहीं, बल्कि कोबरा सिंह के खौफनाक नाम से जाना जाता था। एक ऐसा चालाक और क्रूर जहरीला सांप जो अपने इलाके में घुसने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसका पद कुछ भी हो, अपने जहरीले दांतों से डसकर पंगु बना देता था। उसके साम्राज्य को चलाने का तरीका सीधा सादा था, शोषण और भ्रष्टाचार। उसकी कमाई का मुख्य स्रोत जवानों के खून पसीने से जुड़े सैन्य सामानों की हेराफेरी करना था। प्रक्रिया बहुत सोची समझी और दुस्साहसिक थी। हर तिमाही जब हेडक्वार्टर से नवीनतम हाई एल्टीट्यूड वाटरप्रूफ कॉम्बैट बूट, थर्मल पार्का और अच्छी गुणवत्ता वाले रेडी टू ईट राशन जैसे नए सप्लाई आते, तो बलवंत सिंह का जादू शुरू हो जाता। वह अपने कुछ भरोसेमंद हवलदारों के साथ मिलकर रात के अंधेरे में सप्लाई गोदाम का सारा सामान बदल देता। नए कॉम्बैट बूट की जगह पर घिसे हुए सोल वाले पुराने बूट रख दिए जाते, जिनकी वाटरप्रूफिंग खत्म हो चुकी थी। गर्म नए थर्मल पार्का की जगह फटे पुराने, रुई निकली हुई पुरानी जैकेटें ले लेती। यहां तक कि वह एक्सपायरी डेट के करीब पहुंचे राशन या घटिया किस्म की रसद सप्लाई करने वाली कंपनियों से सौदा करके मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा अपनी जेब में डाल लेता था। इस तरह हेराफेरी किया गया नया सैन्य सामान अंधेरे रास्तों से यूनिट के बाहर चोर बाजार में कई गुना कीमत पर बेच दिया जाता था। वह काला धन बलवंत सिंह, उसके गुर्गों और इस पूरे भ्रष्टाचार पर आंखें मूंद लेने वाले कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में लगातार जाता रहा। जैसे जैसे उनके पेट भरते गए, जवानों की पीड़ा गहरी होती गई। गरुड़ बटालियन के जवानों की हालत दयनीय थी। कड़ाके की ठंड में उन्हें ऐसी फटी पुरानी जैकेट पहनकर सीमा पर पहरा देना पड़ता था जो हड्डियों तक को कंपा देने वाली बर्फीली हवा को नहीं रोक पाती थी। कई जवानों को फ्रॉस्टबाइट हो गया, लेकिन मेडिकल रूम में उन्हें ढंग का इलाज तक नहीं मिला। मानसून के मौसम में जवानों के कॉम्बैट बूट पानी रोकने के बजाय कीचड़ वाले पानी को सोखने वाले स्पंज बन जाते थे। उनके पैर हमेशा गीले और गले रहते और फंगल इन्फेक्शन उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। खाने का समय खुशी नहीं, बल्कि एक सजा थी। दाल हमेशा पानी जैसी होती थी और रोटियों से बासी आटे की गंध आती थी। उन्हें भूख मिटाने के लिए जबरदस्ती वह खाना अपने गले से नीचे उतारना पड़ता था, लेकिन किसी में भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं थी। कोबरा सिंह के साम्राज्य में शिकायत का मतलब बगावत माना जाता था। एक बार जो जवान उसकी नजरों से उतर गया, उसकी फौजी जिंदगी जहन्नुम बन जाती थी। एक बार एक सिपाही के पैर में फिट न होने वाले पुराने बूटों के कारण मार्च के दौरान पीछे रह गया था। उसने हिम्मत करके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जाकर अपनी परेशानी बताई। बलवंत सिंह चुपचाप उसकी बात सुनता रहा, फिर अचानक अपनी जगह से उठा और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये बहानेबाजी किसके सामने कर रहा है बे? तेरी सड़ी हुई मानसिकता में दिक्कत है, बूट में नहीं। उस दिन के बाद
उस सिपाही को यूनिट के सबसे मुश्किल और खतरनाक कामों में ही लगाया जाने लगा। चिलचिलाती धूप में घास काटना और कड़ाके की ठंड में जमे हुए नाले को नंगे हाथों से साफ करना। उसकी छुट्टी की अर्जी हर बार खारिज कर दी जाती थी और छोटी छोटी गलतियों पर उसे क्वार्टर गार्ड में डालने की धमकी दी जाती थी। उसे सबके सामने बुरी तरह कुचला गया। यह राजा को चुनौती देने वाले की नियति का एक क्रूर प्रदर्शन था। उस घटना के बाद गरुड़ बटालियन में पूरी तरह खामोशी छा गई। जवानों ने अपनी पीढ़ा को अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया। वे अन्याय का विरोध करने के बजाय बस यह प्रार्थना करते कि यह भयानक समय जल्दी बीत जाए। इस पूरी त्रासदी के केंद्र में कोबरा सिंह का सबसे उत्तम शिकार और इस साम्राज्य के सबसे निचले पायदान पर मौजूद एक युवा सैनिक था। उसका नाम था सिपाही अरुण कुमार। उसे यूनिट में आए अभी 1 महीना ही हुआ था। फौज में आने से पहले वह अपनी दादी के साथ अकेला रहता था। उसकी एकमात्र रिश्तेदार उसकी दादी चलने फिरने में असमर्थ थीं और अपने बेटे के लिए कोई छोटा मोटा पार्सल भेजने की भी हैसियत नहीं रखती थीं। अरुण को यूनिट में सबसे पुराने और फटे पुराने सप्लाई का सामान मिला था। उसके कॉम्बैट बूट पर कई बार मरम्मत के निशान साफ दिख रहे थे और उसकी जैकेट की जिप खराब थी, जो ठीक से बंद भी नहीं होती थी। उसे हर रात ठंड और भूख में सोने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उसे अपनी हालत पर दुख तो होता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह बस अपनी गरीबी को दोष देता और चुपचाप सब कुछ सहन करता रहा। उसका सीधा सादा और अंतर्मुखी स्वभाव कोबरा जैसे शिकारी के लिए एक बेहतरीन शिकार था। बलवंत सिंह को अरुण के अस्तित्व से ही नफरत थी, उसकी गरीबी, उसकी कमजोरी और उसकी चुप्पी से। वह जब भी अरुण को देखता उसे अपना बीता हुआ कल याद आ जाता और उसके अंदर एक असहनीय गुस्सा भर जाता। वह अरुण को कुचलकर जैसे अपने अतीत को मिटा देना चाहता था, इसीलिए वह उसे और भी क्रूरता से प्रताड़ित करता था। ओए अरुण, तुझे देखकर मुझे अपना बचपन याद आता है और मुझे घिन आने लगती है। बलवंत सिंह गोदाम में काम कर रहे अरुण के पीछे से आकर उसके कान में सांप की तरह फुसफुसाया। लेकिन मैं तेरे जैसा कमजोर नहीं था। मैंने जिंदा रहने के लिए गोबर तक खाने की हिम्मत रखी थी, और तू क्या है? बस अपनी किस्मत को कोसने और गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तेरे जैसे लोग जिंदगी भर दूसरों के तलवे ही चाटते रहेंगे। उसका हर एक शब्द एक जहरीले डंक की तरह अरुण के सीने में चुभ गया। अरुण बस अपनी मुट्ठियां भींचे चुपचाप खड़ा रहा। इस तरह गरुड़ बटालियन बाहर से तो शांत दिखती थी, लेकिन अंदर से बलवंत सिंह नामक एक विशाल कैंसर सेल द्वारा धीरे धीरे और निश्चित रूप से बीमार होती जा रही थी। अधिकारी उसके भ्रष्टाचार के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन उसकी अपार शक्ति और उसके द्वारा दिए जाने वाले काले धन के लालच के सामने उन्होंने खुशी खुशी मूक दर्शक बनना स्वीकार कर लिया था। खासकर कमांडिंग ऑफिसर बलवंत सिंह का सबसे मजबूत सहारा था। वह बलवंत सिंह द्वारा लाए गए पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था और यूनिट का वास्तविक नियंत्रण उसे सौंपकर एक अक्षम और भ्रष्ट कमांडर बन गया था। उनकी चुप्पी और अनदेखी के बीच कोबरा सिंह का साम्राज्य किसी भी बाहरी खतरे के बिना एक लोहे के किले की तरह मजबूत बना हुआ था। सबको लगता था कि इस सड़े गले साम्राज्य को कोई नहीं गिरा सकता, लेकिन वे नहीं जानते थे सबसे अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है, और वह सुबह सबसे अप्रत्याशित जगह से सबसे साधारण दिखने वाले एक व्यक्ति के हाथों से आने वाली थी। न्याय के फैसले के लिए एक विशाल तूफान गरुड़ बटालियन की ओर चुपचाप और तेजी से बढ़ रहा था, और उस तूफान का पहला शिकार यह सड़ा गला राजा कोबरा सिंह खुद होने वाला था। उसका मजबूत किला अब रेत के महल की तरह ढहने की कगार पर था। कड़ाके की सर्दी आ गई। गरुड़ बटालियन जिस हिमालयी क्षेत्र में स्थित थी, वह भारत के सबसे ठंडे और सबसे ज्यादा बर्फबारी वाले इलाकों में से एक के रूप में कुख्यात था। रात होते ही तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे चला जाता और हड्डियों को चीर देने वाली हवा शरीर के अंदर तक घुस जाती। ऐसे चरम वातावरण में सैनिकों के लिए सैन्य उपकरण केवल सामान नहीं थे, वे उनकी जान बचाने वाली एकमात्र ढाल और कवच थे। लेकिन कोबरा सिंह के साम्राज्य में सैनिकों को निहत्थे ही सर्दियों के युद्ध क्षेत्र में धकेल दिया गया था। बलवंत सिंह द्वारा गायब किए गए नए सर्दियों के उपकरणों के बजाय उन्हें ऐसी पुरानी जैकेटें और फटे पुराने जूते दिए गए थे जो कागज की तरह पतले थे।
उन्हें रात भर ठंड में कांपते हुए पहरा देना पड़ता था और जमे हुए हाथों से अपनी राइफल पकड़नी पड़ती थी। खाना भी उन्हें कोई राहत नहीं दे पाता था। बलवंत सिंह द्वारा घटिया गुणवत्ता वाली रसद से बना खाना ट्रेनिंग में खर्च हुई उनकी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए अपर्याप्त था। यूनिट का माहौल सर्दियों के मौसम की तरह ही ठंडा और जमा हुआ था। जवानों ने बोलना कम कर दिया था और उनके चेहरों से हंसी गायब हो गई थी। वे बस मशीनों की तरह ट्रेनिंग करते, मशीनों की तरह काम करते और दिन गुजारते थे, क्योंकि वे सभी जानते थे कि शिकायत करना आत्महत्या करने के बराबर है। और उस नारकीय सर्दी के बीच सिपाही अरुण कुमार की पीड़ा चरम पर थी। वह यूनिट में सबसे पुराने और फटे पुराले सामान पाने वाला सैनिक था। उसकी जैकेट इतनी पतली थी कि बर्फीली हवा को बिल्कुल नहीं रोक पाती थी और उसके पुराने जूते एक बार बर्फ पर चलने के बाद ही गीले हो जाते और उसके पैरों को जमा देते थे। वह हर रात तेज जुकाम और फ्रॉस्टबाइट से पीड़ित पैरों के दर्द से कराहता था, लेकिन उसमें मेडिकल रूम जाने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि बलवंत सिंह उसे बहानेबाजी करने के लिए छोड़ेगा नहीं। उसकी एकमात्र उम्मीद यह अफवाह थी कि जल्द ही होने वाली हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग के बाद नई सप्लाई में नए जूते मिलेंगे। वह इसी एक उम्मीद के सहारे दिन काट रहा था। अंत में बटालियन स्तरीय हाई एल्टीट्यूड टैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू हुई। यह ट्रेनिंग एक हफ्ते तक वास्तविक युद्ध क्षेत्र जैसी परिस्थितियों में पहाड़ों में कैंपिंग करके आयोजित की गई। पहले दिन से ही भारी बर्फबारी शुरू हो गई। सैनिकों को घुटनों तक जमी बर्फ को हटाते हुए कई किलोमीटर तक मार्च करना पड़ा। अरुण के पुराने जूते ट्रेनिंग शुरू होने के कुछ ही घंटों में पूरी तरह बेकार हो गए। बर्फ और बर्फीले पानी में भीगा हुआ चमड़ा अकड़ गया था और बार बार की रगड़ से सोल का एक हिस्सा लटकने लगा था। उसके पैरों में अब कोई सनसनी महसूस नहीं हो रही थी। एडी और उंगलियों पर पड़े छाले पहले ही फट चुके थे और उनसे खून और मवाद बह रहा था। उसे हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह नुकीले कांच के टुकड़ों पर चल रहा हो। वह कई बार गिरा, लेकिन हर बार दांत भींचकर फिर से खड़ा हो गया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि अगर वह यहां पीछे रह गया तो बलवंत सिंह उससे कैसा भयानक बदला लेगा। वह लगभग अपनी इच्छा शक्ति के दम पर ही लड़खड़ाते हुए अपने साथियों के पीछे चलता रहा। ट्रेनिंग के आखिरी दिन रात में जब वे कैंप में पहुंचे तो अरुण लगभग बेहोशी की हालत में था। उसके पैर भयानक रूप से सूज गए थे और जूते से बाहर नहीं निकल रहे थे। जब उसके साथियों ने जबरदस्ती उसके जूते उतारे तो वे सब हैरान रह गए। फ्रॉस्टबाइट के कारण उसके पैर गहरे बैंगनी हो गए थे और जगह जगह से गलकर बदबू फैला रहे थे। अरुण तेरे पैर। उसके साथी आगे कुछ बोल नहीं पाए और बस दुख भरी नजरों से उसे देखते रहे। प्लाटून कमांडर ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कंपनी कमांडर को इसकी सूचना दी। कंपनी कमांडर ने अरुण को तुरंत मेडिकल यूनिट भेजने का आदेश दिया, लेकिन यह खबर सुनकर बलवंत सिंह की प्रतिक्रिया सभी की उम्मीदों से परे थी। उसने मेडिकल रूम जा रहे अरुण को अपने ऑफिस में बुलाया। ये साला अब ट्रेनिंग के आखिर में नाटक कर रहा है। बलवंत सिंह ने अपने सामने खड़े अरुण को घृणा भरी नजरों से देखते हुए कहा। अरुण को शदीद दर्द की वजह से खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा था। नहीं साहब, मेरे पैर में सच में बहुत दर्द है। दर्द है? एक फौजी को इतने से दर्द में रोना धोना शोभा देता है क्या? तेरी सड़ी हुई सोच में दिक्कत है, पैर में नहीं। बलवंत सिंह ने अरुण के बहाने पर गुस्सा दिखाते हुए अपनी फौजी बूट से उसकी पिंडली पर लात मारी। अरुण चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। नौटंकी मत कर, भिखारी कहीं के। तुम जैसे कमजोर लोगों की वजह से हमारी पूरी फौज कमजोर होती है। उसने गिरे हुए और कराहते हुए अरुण को एक ऐसा क्रूर आदेश दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ठीक है, मैं खुद देखूंगा कि तेरे सड़े हुए पैर कितने कमाल के हैं। आज रात तू पूरी बटालियन के टॉयलेट अपने हाथों से साफ करेगा, टूथब्रश से, टाइल्स के बीच का हर एक दाग। अगर कल सुबह मुझे एक भी धूल का कण दिखा तो सीधा क्वार्टर गार्ड में डाल दूंगा, समझा? यह एक स्पष्ट हत्या का प्रयास था। एक सैनिक जिसके पैर फ्रॉस्टबाइट से गल रहे हों, उसे कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी में नंगे हाथ से टॉयलेट साफ करने के लिए कहना उसकी टांगों को काटने के बराबर था। अरुण निराशा में कुछ नहीं बोल सका, बस आंसू बहाता रहा। उसके आंसू बलवंत सिंह की सैडिस्टिक खुशी को और बढ़ा रहे थे। यह खबर जल्द ही बटालियन के अधिकारियों तक भी पहुंच गई।
कुछ युवा अधिकारियों ने बलवंत सिंह के इस अमानवीय व्यवहार पर गुस्सा जताया और कमांडिंग ऑफिसर को इसकी सूचना देकर उसे रोकने की मांग की। लेकिन उनकी हिम्मत कंपनी कमांडर के एक ठंडे जवाब से टूट गई। तुम लोग क्या कर लोगे? फालतू के पछड़े में पड़कर अपनी फौजी जिंदगी खराब करना चाहते हो क्या? उस एक के चक्कर में हम सब क्यों मुसीबत में पड़े? बस अनदेखा कर दो। कंपनी कमांडर बलवंत सिंह से टकराव नहीं चाहता था। उसने अपनी सुविधा और प्रमोशन के लिए एक मरते हुए जवान की पीड़ा को अनदेखा करने का फैसला किया। उसकी कायरतापूर्ण चुप्पी ने बलवंत सिंह की मनमानी को और हवा दे दी। उस रात अरुण ठंडे टॉयलेट के फर्श पर पड़ा अकेले आंसू पीते हुए टूथब्रश से टाइलें रगड़ रहा था। उसके पैरों के दर्द से ज्यादा कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। यह गहरी निराशा उसके दिल को और दुखा रही थी। वह पूरी तरह अकेला था। वह इस विशाल अन्याय के साम्राज्य में एक गुमनाम शिकार था जो धीरे धीरे मर रहा था। उसकी हल्की सिसकियां ठंडी टाइल की दीवारों से टकराकर खोखली गूंज में बदल रही थीं। न्याय मर चुका था और उम्मीद भी खत्म हो रही थी। गरुड़ बटालियन की निराशा जब अपने चरम पर थी, तब यूनिट में एक छोटी सी हलचल हुई। रक्षा मंत्रालय मुख्यालय से एक नए अधिकारी के आने की खबर थी। इस दूर दराज की चौकी की प्रकृति के कारण बाहर से किसी का आना एक दुर्लभ घटना थी, इसीलिए सबका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। लेकिन जब यह पता चला कि वह कोई लड़ाकू अधिकारी नहीं बल्कि बटालियन मुख्यालय में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आ रहा है, तो उम्मीदें जल्द ही निराशा और उदासीनता में बदल गईं। सबने सोचा कि बस मेज पर बैठकर कागजी काम करने वाला एक और बाबू आ रहा है। कुछ दिनों बाद नया अधिकारी आ गया। उसका नाम विक्रम राठौर था और रैंक सेकंड लेफ्टिनेंट। उसकी पहली छाप लोगों की उम्मीदों से बिल्कुल भी अलग नहीं थी, बल्कि उसने उन उम्मीदों को और भी पक्का कर दिया। वह एक फौजी से ज्यादा एक विश्वविद्यालय से अभी ग्रेजुएट हुआ एक होनहार छात्र लग रहा था। धूप से अछूती गोरी त्वचा, करीने से कटे बाल और एक बौद्धिक प्रभाव देने वाला पतला धातु का चश्मा। उसका शरीर दुबला पतला था और वर्दी अभी भी उसके शरीर पर अजीब तरह से ढीली लग रही थी। उसमें कहीं भी एक फ्रंटलाइन यूनिट के कठोर फौजी की झलक नहीं थी। उसका आगमन विशेष रूप से हवलदार बलवंत सिंह के राडार पर तुरंत आ गया। बलवंत सिंह ने अपने साम्राज्य में आए इस अजनबी को पहली नजर में ही पहचान लिया और उसे नीची नजर से देखा। ये तो पूरा किताबी कीड़ा लगता है। किसी अमीर घर में पला बड़ा होगा और जबरदस्ती फौज में भेज दिया गया होगा। बलवंत सिंह ने अपने गुर्गे हवलदारों को इकट्ठा करके खुलेआम विक्रम का मजाक उड़ाया। ऐसे बाबुओं को शुरू में ही बता देना चाहिए कि फौज कितनी डरावनी जगह है, तभी ये फालतू के काम छोड़कर चुपचाप अपनी मेज पर पड़े रहेंगे। आगे से ध्यान रखना कि ये मेरी नजरों से दूर रहे। उसकी बात पर हवलदारों ने एक गिरी हुई हौंसी के साथ सिर हिलाया। उनके लिए विक्रम एक नए खिलौने की तरह था। विक्रम को उनकी घृणा भरी निगाहों का अंदाजा था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस चुपचाप अपना काम समझ रहा था और यूनिट के माहौल में ढलने की कोशिश कर रहा था। वह कम बोलता था और जरूरत से ज्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं था। वह हमेशा चुपचाप एक कदम पीछे हटकर सब कुछ देख रहा था। उसका मुख्य काम बटालियन के विभिन्न सप्लाई के स्टॉक का हिसाब रखना और कागजी कार्रवाई करना था। वह हर दिन धूल भरे गोदामों में जाकर पुरानी रजिस्ट्रों का वास्तविक स्टॉक से मिलान करता। वह सैनिकों को दिए जाने वाले जूतों की संख्या, जैकेटों की स्थिति और मेज की रसद सूची तक की बारीकी से जांच करता और अपनी एक छोटी सी डायरी में कुछ न कुछ लगातार लिखता रहता। उसका व्यवहार एक ईमानदार नए अधिकारी जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में केवल काम निपटाने वाले की चमक नहीं थी। उसके चश्मे के पीछे की आंखें एक अनुभवी जासूस की तरह किसी छिपे हुए सच को उजागर करने की कोशिश कर रही थीं। उसने देखा कागजों पर मौजूद नए जूतों के डिब्बे जो असल में खाली थे। उसने देखा सैनिकों द्वारा पहनी जा रही ज्यादातर जैकेटें अपनी उम्र पूरी कर चुकी थीं और फेंके जाने के कगार पर थीं। उसने देखा मेज की रसद की कीमतें बाजार की कीमतों से कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई थीं। और उसने देखा इस पूरे अन्याय के शिखर पर बलवंत सिंह नाम की एक विशाल मकड़ी अपना लालची मुंह खोले बैठी थी। उसने सैनिकों के चेहरों पर गहरा खौफ और अधिकारियों की कायरतापूर्ण चुप्पी भी देखी।
उसने सिपाही अरुण कुमार की फ्रॉस्टबाइट वाले पैरों से सर्दियों में टॉयलेट साफ करने की घटना के बारे में भी दूसरे की अरुण कुमार की फ्रॉस्टबाइट वाले पैरों से सैनिकों की कानाफूसी से सब कुछ सुन लिया था। उसकी छोटी सी डायरी तारीखों के साथ उसके द्वारा देखे, सुने और जांचे गए सभी तथ्यों से एक समझ न आने वाली गुप्त भाषा में भरती जा रही थी। वह अभी हरकत में नहीं आया था। वह जानता था कि एक विशाल जहरीले सांप को पकड़ने के लिए जल्दबाजी में झाड़ियों में हाथ नहीं डालना चाहिए। वह उस निर्णायक पल का इंतजार कर रहा था जब सांप खुद अपने दांत दिखाए और अपनी ही गर्दन पर हमला करे। उधर बलवंत सिंह को विक्रम का शांत रवैया दिन ब दिन और खटकने लगा था। उसे लगा कि विक्रम उससे डरता नहीं है। उसकी चुप्पी उसे अधीनता नहीं बल्कि अनदेखी लग रही थी। उसने इस घमंडी छोकरे को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके विक्रम को परेशान करना शुरू कर दिया। वह विक्रम को ऐसे अपमानजनक और फालतू काम सौंपने लगा जिनका उसके काम से कोई लेना देना नहीं था। ओए लेफ्टिनेंट साहब, आज कोई काम ना हो तो मेरा ऑफिस ही साफ कर देना। फर्श एकदम चमक जाना चाहिए, समझा? एक सुबह बलवंत सिंह ने सबके सामने विक्रम को आदेश दिया। यह स्पष्ट रूप से अपने अधिकार का दुरुपयोग और एक अधिकारी का अपमान था। आसपास के दूसरे अधिकारी दुख भरी नजरों से विक्रम को देख रहे थे, लेकिन किसी में भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन विक्रम की प्रतिक्रिया उनकी उम्मीदों से परे थी। उसने गुस्सा करने या अन्याय की शिकायत करने के बजाय बस अपना चश्मा ठीक किया और शांति से जवाब दिया, जी हवलदार साहब। उसने झाड़ू और पोछा उठाया और चुपचाप बलवंत सिंह का ऑफिस साफ करने लगा। उसके काम में कोई शिकायत या अपमान का भाव नहीं था। वह बस उसे दिए गए काम को ईमानदारी से कर रहा था। उसके इस रवैये ने बलवंत सिंह को और भी पागल कर दिया। उसे लगा कि उसका कोई भी वार काम नहीं कर रहा है और इस बात से उसे असहनीय गुस्सा महसूस हुआ। बलवंत सिंह की प्रताड़ना दिन बद दिन बढ़ती गई। उसने विक्रम को मूसलाधार बारिश में नालियां साफ करने के काम में लगा दिया और चिलचिलाती धूप में गोला बारूद डिपो के आसपास की घास काटने का आदेश दिया। ये सब ऐसे काम थे जो किसी अधिकारी से नहीं बल्कि एक नए सिपाही से करवाए जाते थे। लेकिन विक्रम ने एक बार भी शिकायत नहीं की या थकान का कोई संकेत नहीं दिया। वह हमेशा चुपचाप और पूरी तरह से उसे दिए गए काम को पूरा करता। कड़ी मेहनत से उसका दुबला पतला शरीर धीरे धीरे मजबूत होता गया और उसकी गोरी त्वचा धूप में स्वस्थ रूप से सांवली हो गई। वह बलवंत सिंह के इरादों के ठीक विपरीत एक मजबूत फौजी के रूप में बदल रहा था। उसका यह रूप यूनिट के दूसरे सैनिकों के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण बन गया। उन्होंने शुरू में विक्रम को बाबू समझकर नजरअंदाज किया था, लेकिन अब वे उसके मौन धैर्य और अन्याय के सामने न झुकने की दृढ़ता का सम्मान करने लगे थे। वे यह सोचने लगे थे कि शायद विक्रम कोई खास इंसान है। बलवंत सिंह को यह बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसकी प्रताड़ना विक्रम को एक हीरो बना रही है। उसने अपना आखिरी पत्ता खेलने का फैसला किया। उसने सोचा कि उसे सिर्फ शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना काफी नहीं है। उसने सबके सामने उसके स्वाभिमान को पूरी तरह से कुचलने का फैसला किया। उसने जल्द ही होने वाले बटालियन किट निरीक्षण के दिन को डी-डे के रूप में चुना। उस दिन वह उस घमंडी छोकरे को यह महसूस कराने वाला था कि उसे कोबरा सिंह क्यों कहा जाता है। वह अपने जाल में फंसी एक मूर्ख तितली को कैसे पकाना है, इसकी एक क्रूर योजना बनाते हुए एक गिरी हुई मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसे यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने जो जाल बिछाया है वह असल में उसकी अपनी ही कब्र बनने वाला है। भाग्य का दिन धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। फैसले का दिन आ गया। उस सुबह गरुड़ बटालियन के परेड ग्राउंड पर पूरी यूनिट इकट्ठा थी, तिमाही में होने वाले नियमित किट निरीक्षण के लिए। किट निरीक्षण सैनिकों के व्यक्तिगत उपकरणों की स्थिति और तैयारी की जांच करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी, लेकिन गरुड़ बटालियन में इसका मतलब बदल चुका था। यहाँ किट निरीक्षण बलवंत सिंह के लिए अपनी पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करने और सैनिकों को नियंत्रित करने का एक क्रूर अनुष्ठान था। कमांडिंग ऑफिसर और अन्य अधिकारी केवल औपचारिक रूप से मौजूद थे। निरीक्षण का वास्तविक अधिकार बलवंत सिंह को सौंपा गया था। वह एक राजा की तरह जो अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा हो, कतार में खड़े सैनिकों के सामने धीरे धीरे चल रहा था। उसके हाथ में अधिकार का प्रतीक एक छड़ी थी
और उसकी आंखें बाज की तरह सैनिकों को सिर से पांव तक देख रही थीं। जहां भी उसके कदम रुकते वहां तीखी फटकार और गालियों की बौछार हो जाती। तेरी हेलमेट की पट्टी ऐसी क्यों है? जंग में गोली से पहले तेरे हेलमेट से ही तेरा सिर फट जाएगा। राइफल में तेल तो देख, ये राइफल है या कबाड़ का टुकड़ा? तू तो हथियार रखने के भी लायक नहीं है। उसकी फटकार कोई तार्किक मुद्दा नहीं थी। वह जानबूझकर छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर सैनिकों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता और उनमें खौफ पैदा करने का आनंद लेता था। सैनिक उसके सामने सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहे थे और बस मूर्ति की तरह खड़े थे। आखिरकार बलवंत सिंह के कदम उसके तयशुदा शिकार सिपाही अरुण कुमार के सामने रुके। उसने बिना कुछ कहे घृणा भरी नजरों से अरुण को ऊपर से नीचे तक देखा। अरुण को लगा जैसे उसका दिल रुक गया हो और उसने अनजाने में ही सूखा थूक निकला। बलवंत सिंह ने अपनी छड़ी से अरुण के सीने पर हल्के से मारते हुए कहा, नंबर 138 सिपाही, तू जानता है ना कि मैं तुझे खास तौर पर पसंद करता हूं। उसकी आवाज सांप की तरह ठंडी और चिपचिपी थी। अरुण ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तेरी इस सड़ी हुई मानसिकता को सुधारने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं, तुझे पता भी है। उसने अरुण के जवाब का इंतजार किए बिना अपनी नजरें उसके पैरों की ओर घुमाईं। उसकी नजर अरुण के पहने हुए पुराने और फटे पुराने जूतों पर पड़ी। वही जूते जो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग के दौरान फट गए थे। अरुण ने पिछले कुछ हफ्तों से गोंद लगाकर बस उनका आकार बनाए रखा था। बलवंत सिंह के होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। उसने जैसे इसी पल का इंतजार किया हो, अपने फौजी बूट से अरुण के जूते के अगले हिस्से पर जोर से लात मारी। ठिक की एक भारी आवाज के साथ गोंद से चिपका हुआ सोल का एक हिस्सा बुरी तरह से खुल गया। ये जूता है? बलवंत सिंह की आवाज पूरे परेड ग्राउंड में गूंज गई। ऐसा कचरा पहनकर तू जंग लड़ने जाएगा? तू तो दुश्मन की गोली से पहले अपने ही पैर में ठोकर खाकर मर जाएगा। उसने गुस्से भरी आवाज में चिल्लाते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वह चाहता था कि सब लोग इस सार्वजनिक फांसी को अपनी आंखों से देखें। घुटनों पर बैठ। अरुण ने कुछ पल सोचा, लेकिन बलवंत सिंह की जानलेवा नजरों के सामने वह विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सका और धूल भरे परेड ग्राउंड पर बेबसी से घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से गर्म आंसू छलक पड़े। बलवंत सिंह ने अपने चमकते हुए बूट को घुटनों के बल बैठे अरुण के चेहरे के ठीक सामने ले आया। तेरा यह गंदा जूता तेरी सड़ी हुई आत्मा जैसा है, धूल और गंदगी से भरा हुआ। आज मैं तुझे एक खास मौका दूंगा, तेरी उस गंदी आत्मा को शुद्ध करने का। उसने परेड ग्राउंड पर मौजूद सभी सैनिकों और अधिकारियों को धीरे धीरे देखा और फिर सबसे घृणित और सबसे क्रूर आवाज में अपना अंतिम आदेश दिया, मेरा बूट चाट भिखारी कहीं के। उसके शब्द गिरते ही परेड ग्राउंड पर एक भयानक खामोशी छा गई। लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। एक इंसान ने दूसरे इंसान को अपना बूट चाटने का आदेश दिया था। यह सेना के अंदर होने वाले दुर्व्यवहार से कहीं बढ़कर इंसानियत के गौरव को ही नकारने वाली एक शैतानी भाषा थी। सुना नहीं? अपनी इस गंदी जीभ से मेरे बूट को तब तक चाट जब तक यह शीशे की तरह चमकने न लगे। तब शायद मैं तेरी इस गरीब और दयनीय हालत पर तरस खाकर तुझे एक नया जूता इनाम में दे दूं। उसकी आवाज में साडिस्टिक खुशी और विरोधी को पूरी तरह से काबू में करने की जीत की भावना भरी हुई थी। अरुण सिर झुकाए कांप रहा था। आखिरकार उसकी आंखों से गर्म आंसू धूल भरे मैदान पर टपकने लगे। वह मर जाना चाहता था। इस भयानक अपमान के पल से वह गायब हो जाना चाहता था। आसपास के सैनिक उस दृश्य को सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पाए और उन्होंने अपना सिर घुमा लिया। कुछ अधिकारियों के चेहरे गुस्से से सख्त हो गए, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर सके। बलवंत सिंह का पागलपन अब किसी के काबू से बाहर हो चुका था। तभी हवलदार साहब, बर्फ की तरह ठंडी और तीखी आवाज ने उस भयानक खामोशी को तोड़ दिया। आवाज का मालिक कतार के सबसे आखिर में खड़ा नया प्रशासनिक अधिकारी सेकंड लेफ्टिनेंट विक्रम राठौर था। सबकी नजरें उसकी ओर घूम गईं। वह बिना किसी घबराहट के सीधे खड़ा होकर बलवंत सिंह को देख रहा था। उसके चश्मे के पीछे की आंखें किसी भी भावना से रहित ठंडे कांच के गोले जैसी लग रही थीं। बलवंत सिंह को अपना नाटक बाधित होने पर गुस्सा आया और उसने विक्रम को घूर कर देखा। क्या है लेफ्टिनेंट साहब, इस गंभीर किट निरीक्षण के समय किसने तुम्हें बोलने की इजाजत दी? माफ कीजिएगा,
लेकिन आपका यह व्यवहार स्पष्ट रूप से भारतीय सेना अधिनियम के तहत क्रूर व्यवहार और अधिकार के दुरुपयोग के अंतर्गत आता है, साथ ही यह एक सैनिक के मानवाधिकारों का। चुप। बलवंत सिंह ने उसकी बात को बेरुखी से काट दिया। तू मुझे सिखाएगा? तू क्या जानता है जो मुझे कानून पढ़ा रहा है? तू बस मेज पर बैठकर कलम घिसने वाला एक बाबू है। वह विक्रम की ओर तेजी से बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तू मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था। मेरे सामने होशियार और शरीफ बनने का नाटक करता है। तू भी उस भिखारी की तरह मेरे पैरों पर गिरेगा। बलवंत सिंह ने विक्रम का कॉलर पकड़ने की कोशिश की। उसकी आंखों में इस घमंडी छोकरे को सबके सामने कुचल देने की क्रूर इच्छा चमक रही थी। तू होता कौन है? मेरी बात काटने वाला? तू मुझे जानता नहीं? इस यूनिट में मैं ही कानून हूं और मैं ही राजा। तेरे जैसे बाबू अफसर को तो मैं अपनी एक उंगली से खत्म कर सकता हूं। उसने विक्रम के चेहरे के पास आकर गुर्राया। तू भी उसी की तरह बूट चाटना चाहता है, या मैं खास तौर पर तेरा यह होशियार चश्मा तुझे चबाने को दूं? उसके मुंह से घटिया धमकियां निकल रही थीं। उसे यकीन था कि यह शरीफजादा छोकरा उसकी धमकी से डरकर गिड़गिड़ाएगा, लेकिन विक्रम थोड़ा भी पीछे नहीं हटा। उसने बलवंत सिंह की जानलेवा नजरों का सामना किया। उसकी आंखें अभी भी ठंडी और शांत थीं। वह जैसे तूफान के केंद्र में खड़ा हो जिसमें कोई हलचल न हो। इस शांति ने बलवंत सिंह को और भी पागल कर दिया। उसे लगा जैसे उसके सब्र का बांध टूट रहा है। उसने अपना मुक्का हवा में उठाया। वह इस घमंडी छोकरे का चेहरा बिगाड़ देना चाहता था। यह भाग्य का क्षण था। बलवंत सिंह अपने ही हाथों से अपनी बर्बादी का दरवाजा खोल रहा था। उसे यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह किसके ऊपर हाथ उठाने जा रहा है। उसका मूर्खतापूर्ण गुस्सा अब एक असहनीय पछतावे और भयानक कीमत के रूप में वापस आने वाला था। बलवंत सिंह का मुक्का हवा को चीरता हुआ विक्रम के चेहरे की ओर बढ़ा। परेड ग्राउंड पर मौजूद सभी सैनिकों और अधिकारियों ने अनजाने में ही अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। वे उस कमजोर दिखने वाले नए अधिकारी को खून से लथपथ होकर गिरते हुए देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि वे एक बार फिर कोबरा सिंह के साम्राज्य में राजा को चुनौती देने वाले का हश्र देखेंगे, लेकिन उनके कानों में किसी भारी चीज के टकराने की आवाज नहीं आई, बल्कि किसी कठोर चीज के टकराने की टक की एक छोटी और तीखी आवाज गूंजी। जब लोगों ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, तो उनके सामने एक अविश्वसनीय दृश्य था। विक्रम गिरा नहीं था। वह अभी भी बिना किसी घबराहट के अपनी जगह पर खड़ा था और उसका हाथ हवा में बलवंत सिंह के लोहे जैसे मुक्के को हल्के से पकड़े हुए था, जैसे कोई माहिर विकेट कीपर आती हुई गेंद को पकड़ लेता है। उसके दोंजों में कोई अतिरिक्त बल या दिखावा नहीं था। उसने बस विरोधी के हमले को बहुत ही सहजता से रोक लिया था। तभी बलवंत सिंह के मुंह से दर्द भरी कराह निकली। उसका मुक्का जैसे स्टील के शिकंजे में फंस गया हो। विक्रम की पतली उंगलियां उसकी कलाई के सबसे कमजोर हिस्से पर सटीक दबाव डाल रही थीं। बाहर से देखने पर यह एक साधारण बचाव की मुद्रा लग रही थी, लेकिन यह विरोधी की ताकत को बेअसर करने वाला एक सोचा समझा हमला था। ये बलवंत सिंह ने अपना मुक्का छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विक्रम का हाथ उसकी कलाई पर ऐसे जम गया था जैसे जड़ें पकड़ ली हों, बल्कि बलवंत सिंह जितना छटपटाता, उसकी कलाई का दर्द उतना ही बढ़ता जाता। हवलदार साहब, हिंसा किसी भी स्थिति में जायज नहीं है। विक्रम की आवाज अभी भी बर्फ की तरह ठंडी और शांत थी। वह अपने ऊपर हाथ उठाने वाले विरोधी से जरा भी नहीं डरा था। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वह किसी परेशान करने वाले कीड़े को देख रहा हो। परेड ग्राउंड पर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। कोई भी इस स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। बाबू और तीट, किताबी कीड़ा कहा जाने वाला वह कमजोर दिखने वाला नया अधिकारी, यूनिट में कोबरा सिंह के नाम से मशहूर बलवंत सिंह के मुक्के को नंगे हाथ से रोक चुका था, वह भी बिना किसी मुश्किल के एक अद्दाउदना अंदाज में। बलवंत सिंह का चेहरा अपमान और दर्द से बिगड़ गया। उसने सोचा कि उसकी जिंदगी में इतना अपमानजनक पल कभी नहीं आया। उसने अपने दूसरे हाथ से विक्रम को धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसी पल विक्रम ने उसकी कलाई पकड़े हुए धीमी आवाज में कहा, हवलदार बलवंत सिंह, मेरा नाम विक्रम राठौर है, रैंक सेकंड लेफ्टिनेंट। मेरे बारे में तुम्हें बस इतना ही जानने की जरूरत है। उसका लहजा अब किसी जूनियर का अपने सीनियर से बात करने वाला नहीं था, यह एक बराबरी का
या यूं कहें कि एक सीनियर का अपने जूनियर से बात करने वाला ठंडा और अधिकारपूर्ण लहजा था। बलवंत सिंह को एक पल के लिए अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। एक सेकंड लेफ्टिनेंट का पट्टा लगाए हुए छोकरा उसे तुम कह रहा था। क्या क्या कहा तू? बलवंत सिंह जैसे ही गुस्से में फिर से चिल्लाने वाला था, विक्रम ने उसकी कलाई पकड़े हुए हाथ को छोड़ दिया और फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपना हाथ अपनी वर्दी की अंदरूनी जेब में डाला। उसकी हर हरकत एक सोची समझी नाटक का हिस्सा लग रही थी। उसके इस शांत रवैये ने बलवंत सिंह की बेचैनी को और बढ़ा दिया। विक्रम के हाथ में एक साधारण काले रंग का चमड़े का बटुआ था। उसने बटुआ खोला और उसमें से कुछ निकाला। वह कोई सामान्य फौजी पहचान पत्र नहीं था। वह एक पतला धातु का कार्ड था जो धूप में सोने की तरह चमक रहा था। उसने उस कार्ड को बलवंत सिंह की आंखों के सामने चुपचाप बढ़ा दिया। बलवंत सिंह ने अनजाने में ही अपनी नजरें उस कार्ड पर लिखे अक्षरों पर टिका दी। उसकी आंखें धीरे धीरे कांपने लगीं। कार्ड के सबसे ऊपर भारतीय सशस्त्र बलों का प्रतीक अशोक स्तंभ बना हुआ था और उसके नीचे कुछ ऐसे शब्द साफ साफ लिखे थे जो उसके दिल को रोकने के लिए काफी थे। रक्षा मंत्रालय, विशेष जांच अधिकारी मेजर विक्रम राठौर, मेजर जांच अधिकारी, रक्षा मंत्रालय। ये शब्द एक बड़े हथौड़े की तरह बलवंत सिंह के दिमाग पर एक एक करके वार कर रहे थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके दिमाग में पिछले कुछ महीनों की सारी पहेलियां एक भयानक तस्वीर के रूप में जुड़ने लगीं। क्यों वह बाबू उसकी हिंसा के सामने जरा भी नहीं डरा? क्यों वह छोकरा यूनिट के सारे भ्रष्टाचार का इतना बारीकी से रिकॉर्ड रख रहा था? और क्यों वह सेकंड लेफ्टिनेंट उसे इतने घमंड से देख सका? वह सेकंड लेफ्टिनेंट नहीं था। वह शुरू से ही उसे पकड़ने के लिए रक्षा मंत्रालय मुख्यालय से भेजा गया। एक गुप्त अधिकारी, एक यमदूत था। वह पिछले कुछ महीनों से एक ऐसे हत्यारे के सामने नाच रहा था जो उसकी गर्दन पर तलवार रखे हुए था, और वह एक मूर्ख जोकर से ज्यादा कुछ नहीं था। आह! बलवंत सिंह के मुंह से एक बेमतलब की आवाज निकली। उसके पैरों से जान निकल गई और वह वहीं परेड ग्राउंड पर धड़ाम से बैठ गया। उसका घमंडी चेहरा अब खौफ, निराशा और अविश्वास के सदमे से भयानक रूप से बिगड़ चुका था। पूरे परेड ग्राउंड में हलचल मच गई। सैनिक और अधिकारी यह तो नहीं समझ पाए कि वास्तव में क्या हुआ है, लेकिन बलवंत सिंह की दयनीय हालत और विक्रम के हाथ में उस सुनहरे कार्ड ने यह साफ कर दिया था कि बाजी पलट चुकी है। विक्रम ने जमीन पर बैठे कांपते हुए बलवंत सिंह को ठंडी नजरों से देखा। उसकी आवाज एक जल्लाद की तरह थी जो मौत की सजा सुना रहा हो। हवलदार बलवंत सिंह, रक्षा मंत्रालय के विशेष आदेश के तहत मैं तुम्हें इसी समय अधिकार के दुरुपयोग, सैन्य सामान की हेराफेरी, अधीनस्थ के साथ क्रूर व्यवहार और हमले के आरोप में गिरफ्तार करता हूं। उसकी घोषणा कोबरा सिंह के साम्राज्य के अंत का बिगुल थी। राजा मर चुका था। नहीं, राजा तो कभी था ही नहीं। वह बस एक बड़े आपराधिक गिरोह का सरगना था और उसके अपराधों का सुनहरा दौर आज इसी पल एक युवा जांच अधिकारी के हाथों खत्म हो गया था। उसका मजबूत किला रेत के महल की तरह ढह रहा था। उसका दौर खत्म हो चुका था। परेड ग्राउंड पर पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। हवा की आवाज भी जैसे थम गई हो। एक भारी और भयानक खामोशी। सैकड़ों सैनिक और अधिकारी जैसे समय के रुके हुए संसार में कैद हो गए हों। बिना हिले डुले अपनी आंखों के सामने हो रहे अवास्तविक दृश्य को देख रहे थे। उनकी नजरें एक जगह पर टिकी थीं। परेड ग्राउंड के फर्श पर बेदम होकर बैठा हुआ एक विशालकाय आदमी जो थर थर कांप रहा था। कुछ ही मिनट पहले तक इस यूनिट का राजा बनकर पूर्ण सत्ता का इस्तेमाल करने वाला कोबरा सिंह, हवलदार बलवंत सिंह। उसका घमंड से भरा चेहरा अब खौफ, निराशा और अविश्वसनीय सदमे से भयानक रूप से विकृत हो चुका था। उसकी आंखें शून्य में देख रही थीं और मुंह एक मछली की तरह खुल बंद हो रहा था। उसे जैसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह किस स्थिति में है। और उसके सामने खड़ा दुबला पतला युवा अधिकारी, कुछ समय पहले तक जिसे सब बाबू और किताबी कीड़ा कहकर मजाक उड़ाते थे, सेकंड लेफ्टिनेंट विक्रम राठौर नहीं, वह अब सेकंड लेफ्टिनेंट नहीं था। उसके हाथ में मौजूद सुनहरा पहचान पत्र उसकी असली पहचान को साफ साफ साबित कर रहा था। वह राजा का सिर कलम करने के लिए एक गुप्त अधिकारी का नकाब पहने आया एक निर्दयी जल्लाद था।
विक्रम की ठंडी घोषणा ने परेड ग्राउंड के सन्नाटे को तोड़ दिया। हवलदार बलवंत सिंह, रक्षा मंत्रालय के विशेष आदेश के तहत मैं तुम्हें इसी समय अधिकार के दुरुपयोग, सैन्य सामान की हेराफेरी, अधीनस्थ के साथ क्रूर व्यवहार और हमले के आरोप में गिरफ्तार करता हूं। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन जैसे लाउड स्पीकर से गूंज रही हो, परेड ग्राउंड के कोने कोने तक साफ साफ पहुंच रही थी। उसका हर एक शब्द बलवंत सिंह के बचे खुचे होश को नष्ट करने वाले एक विशाल हथौड़े जैसा था। गिरफ्तार? तू कौन होता है मुझे गिरफ्तार करने वाला? यह बकवास है। बलवंत सिंह अपने टूटे हुए विवेक के आखिरी धागे को पकड़कर लगभग चीख पड़ा। वह यह मानने की पूरी कोशिश कर रहा था कि यह सब झूठ है, कि यह छोकरा उसे डराने के लिए एक बचकाना नाटक कर रहा है। उसने अपने मजबूत सहारे कमांडिंग ऑफिसर को एक रक्षक की तरह डेज़स्पेरेमेंट देखा। कतार में सबसे आगे खड़े और इस पूरे दृश्य को पीले पड़े चेहरे से देख रहे कमांडिंग ऑफिसर ने बलवंत सिंह की गिड़गिड़ाती नजरों को नजरअंदाज कर दिया। उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। उसने सहज रूप से समझ लिया था कि इस स्थिति में वह कुछ नहीं कर सकता। रक्षा मंत्रालय के जांच विभाग से सीधे भेजा गया विशेष जांच अधिकारी। यह एक ऐसी ताकतवर हस्ती थी जिसका सामना डिवीजनल कमांडर भी आसानी से नहीं कर रहा है सकता था। इस समय बलवंत सिंह का पक्ष लेने का मतलब था कि वह भी उसके साथ नरक में जाएगा। उसने अपनी सुरक्षा के लिए पिछले कई सालों से अपने वफादार पैसे के स्रोत बलवंत सिंह को बिना किसी हिचकिचाहट के छोड़ने का फैसला कर लिया। यह एक जाल है। तूने मुझे फांसाने के लिए यह सब किया है। सीओ साहब, इसको कुछ कीजिए, यह नकली है। बलवंत सिंह की दर्दनाक चीख किसी के भी दिल को नहीं पिघला सकी। उसका छटपटाना बस एक डूबते हुए आदमी का हवा में हाथ पैर मारने जैसा था। विक्रम ने ऐसे बलवंत सिंह को ठंडी नजरों से देखा। उसकी आंखों में कोई दया या सहानुभूति नहीं थी। नकली, उसने धीमी आवाज में दोहराया और फिर अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला। उसने एक जाना पहचाना नंबर डायल किया और स्पीकर फोन का बटन दबा दिया। कुछ बार घंटी बजने के बाद फोन के दूसरी तरफ से एक गहरी और गंभीर आवाज सुनाई दी। मेजर विक्रम, क्या स्थिति है? मेजर, इस शब्द पर परेड ग्राउंड पर मौजूद सभी अधिकारी एक बार फिर चौंक गए। वह सेकंड लेफ्टिनेंट नहीं बल्कि मेजर था। विक्रम ने फोन पकड़े हुए बलवंत सिंह की ओर कहा, जांच अधिकारी साहब से सीधे रिपोर्ट करें। उसकी बात पर फोन के दूसरी तरफ से आवाज ने ठंडक से पूछा, वहां हवलदार बलवंत सिंह है। मैंने सुना है कि तुम मेरे अधीनस्थ मेजर विक्रम राठौर की पहचान पर शक कर रहे हो। क्या यह सच है? बलवंत सिंह ने उस आवाज को सुनते ही ऐसा झटका महसूस किया जैसे उसके शरीर का सारा खून जम गया हो। उस आवाज का मालिक कोई और नहीं बल्कि रक्षा मंत्रालय के जांच विभाग का प्रमुख, सेना मुख्यालय की जीवित शक्ति, स्टील हार्ट के नाम से मशहूर ब्रिगेडियर अर्जुन मेहरा थे। बलवंत सिंह जैसे एक अदने से हवलदार के लिए जीवन भर में एक बार भी उनकी आवाज सुनना असंभव था। तुम्हारे अपराध मेजर विक्रम द्वारा पिछले 3 महीनों में इकट्ठा किए गए सबूतों से ही साबित हो जाते हैं। सैन्य सामान चुराकर अपनी जेबें भरने का अपराध, सैनिकों को भूख और ठंड में धकेलने का अपराध, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके कमजोर अधीनस्थों पर लगातार अत्याचार करने और उनके मानवाधिकारों को कुचलने का अपराध, और इस सब भ्रष्टाचार को अनदेखा करने वाले और साथ देने वालों के साथ मिलकर हमारी पवित्र सेना को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का अपराध। ब्रिगेडियर मेहरा की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक गड़गड़ाहट जैसा गुस्सा था। हवलदार बलवंत सिंह, तुम एक सैनिक कहलाने के लायक नहीं हो। नहीं, तुम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। तुम्हारे लिए कोई दया या सहानुभूति नहीं होगी। तुम्हें अपने किए गए अपराधों की सबसे कठोर और सबसे दयनीय कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरी बात समझ गए? इस बात के साथ ही फोन कट गया। बलवंत सिंह के चेहरे से आखिरी बची हुई रंगत भी उड़ गई। उसकी आंखें शून्य में देख रही थीं। उसने समझ लिया था कि उसका भाग्य उस एक फोन कॉल से पूरी तरह तय हो चुका है। तभी परेड ग्राउंड के दूसरी तरफ से कई काले रंग की गाड़ियां धूल उड़ाती हुई आती दिखाई दी। गाड़ियां कतार में खड़े सैनिकों के सामने आकर रुकीं। गाड़ियों के दरवाजे खुले और सेना पुलिस का बैंड पहने हुए दर्जनों जवान और जांच अधिकारी एक साथ बाहर निकले। वे बिना किसी हिचकिचाहट के परेड ग्राउंड के केंद्र की ओर बढ़े। उनके हाथों में हथकड़ियां और तलाशी वारंट थे।
उनका आगमन कोबरा सिंह के साम्राज्य के आधिकारिक अंत की घोषणा करने वाले यमदूतों के जुलूस जैसा था। जांच अधिकारियों के आगे चल रहे कमांडर ने विक्रम के पास आकर एक सधा हुआ सैल्यूट किया। जय हिंद। सेना पुलिस। कर्नल अजय वर्मा। जांच अधिकारी साहब के अनुरोध पर सहायक बल के साथ पहुंच गया हूं। विक्रम ने उसका सैल्यूट स्वीकार करते हुए सिर हिलाया और फिर जमीन पर बैठे बलवंत सिंह की ओर इशारा किया। इसे ले जाओ। उसका आदेश बर्फ की तरह ठंडा और दृढ़ था। अब कोई डिस्का परफा की परफाक में इनकी सिक से दी दया नहीं थी। यह न्याय का समय था। मेजर विक्रम राठौर की कठोर घोषणा बलवंत सिंह के बचे खुचे होश को नष्ट करने वाले एक विशाल हथौड़े के समान थी। वह फर्श पर बैठा हुआ एक पागल की तरह मेजर जांच अधिकारी जैसे शब्दों को बिना मतलब के दोहरा रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। पिछले 20 सालों में उसने जो मजबूत साम्राज्य खड़ा किया था, उसके रेत के महल की तरह ढहने की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि यह सब हकीकत है। वह डेज़ेस्पेरेमेंट यह मानना चाहता था कि यह एक भयानक सपना है, कि वह बाबू उसे डराने के लिए एक बचकाना नाटक कर रहा है। उसने आखिरी तिनके को पकड़ने की उम्मीद में अपने मजबूत सहारे और सह अपराधी कमांडिंग ऑफिसर की ओर गिड़गिड़ाती नजरों से देखा। सीओ साहब, इसको कुछ कीजिए, यह नकली है। इसने मुझे फांसाने के लिए यह सब किया है। सीओ साहब, आप तो मुझे जानते हैं, मैंने इस यूनिट के लिए कितना। बलवंत सिंह की दर्दनाक चीख किसी के भी दिल को नहीं पिघला सकी। उसका छटपटाना बस एक डूबते हुए आदमी का हवा में हाथ पैर मारने जैसा था। कतार में सबसे आगे खड़े और इस पूरे दृश्य को पीले पड़े चेहरे से देख रहे कमांडिंग ऑफिसर ने बलवंत सिंह की गिड़गिड़ाती नजरों को नजरअंदाज कर दिया। उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। उसने सहज रूप से समझ लिया था कि इस स्थिति में वह कुछ नहीं करता था सकता। रक्षा मंत्रालय के जांच विभाग से सीधे भेजा गया विशेष जांच अधिकारी। यह एक ऐसी ताकतवर हस्ती थी जिसका सामना डिवीजनल कमांडर भी आसानी से नहीं कर सकता था। इस समय बलवंत सिंह का पक्ष लेने का मतलब था कि वह भी उसके साथ नरक में जाएगा। उसने अपनी सुरक्षा के लिए पिछले कई दीजात सालों से अपने वफादार पैसे के स्रोत बलवंत सिंह को बिना किसी हिचकिचाहट के छोड़ने का फैसला कर लिया। उसकी कायरतापूर्ण चुप्पी बलवंत सिंह के लिए मौत की सजा के समान थी। बलवंत सिंह के चेहरे से उम्मीद की आखिरी किरण भी पूरी तरह से गायब हो गई। विक्रम ने ऐसे बलवंत सिंह को ठंडी नजरों से देखा। उसकी आंखों में कोई दया या सहानुभूति नहीं थी। नकली, उसने धीमी आवाज में दोहराया और फिर अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला। उसने एक जाना पहचाना नंबर डायल किया और स्पीकर फोन का बटन दबा दिया। 2 की आवाज शांत परेड ग्राउंड में अजीब तरह से गूंज रही थी। सब सांस रोके देख रहे थे कि वह किसे फोन कर रहा है। कुछ बार घंटी बजने के बाद फोन के दूसरी तरफ से एक गहरी और गंभीर आवाज सुनाई दी। उस आवाज में सालों के फौजी जीवन का एक ऐसा रौब था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। मेजर विक्रम, क्या स्थिति है? मेजोर। इस शब्द पर परेड ग्राउंड पर मौजूद सभी अधिकारी एक बार फिर चौंक गए। वह सेकंड लेफ्टिनेंट नहीं बल्कि मेजर था। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना रैंक 2 स्तर नीचे कर लिया था। विक्रम ने फोन पकड़े हुए बलवंत सिंह की ओर कहा, जांच अधिकारी साहब से सीधे रिपोर्ट करें। उसकी बात पर फोन के दूसरी तरफ से आवाज ने ठंडक से पूछा, वहां हवलदार बलवंत सिंह है? मैंने सुना है कि तुम मेरे अधीनस्थ मेजर विक्रम राठौर की पहचान पर शक कर रहे हो। क्या यह सच है? बलवंत सिंह ने उस आवाज को सुनते ही ऐसा झटका महसूस किया जैसे उसके शरीर का सारा खून जम गया हो। उस आवाज का मालिक कोई और नहीं बल्कि रक्षा मंत्रालय के जांच विभाग का प्रमुख, सेना मुख्यालय की जीवित शक्ति, स्टील हार्ट के नाम से मशहूर ब्रिगेडियर अर्जुन मेहरा थे। बलवंत सिंह जैसे एक अदने से हवलदार के लिए जीवन भर में एक बार भी उनकी आवाज सुनना असंभव था। तुम्हारे अपराध मेजर विक्रम द्वारा पिछले 3 महीनों में इकट्ठा किए गए सबूतों से ही साबित हो जाते हैं। सैन्य सामान चुराकर अपनी जेबें भरने का अपराध, सैनिकों को भूख और ठंड में धकेलने का अपराध, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके कमजोर अधीनस्थों पर लगातार अत्याचार करने और उनके मानवाधिकारों को कुचलने का अपराध, और इस सब भ्रष्टाचार को अनदेखा करने वाले और साथ देने वालों के साथ मिलकर
हमारी पवित्र सेना को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का अपराध। ब्रिगेडियर मेहरा की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक गड़गड़ाहट जैसा गुस्सा था। उसका हर एक शब्द बलवंत सिंह के सभी अपराधों को भेदने वाली एक तेज तलवार जैसा था। हवलदार बलवंत सिंह, तुम एक सैनिक कहलाने के लायक नहीं हो। नहीं, तुम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। तुम्हारे लिए कोई दया या सहानुभूति नहीं होगी। तुम्हें अपने किए गए अपराधों की सबसे कठोर और सबसे दयनीय कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी आवाज बलवंत सिंह के भाग्य पर मुहर लगाने वाली मौत की सजा के समान थी। मेजर विक्रम, सहायक बल 5 मिनट में पहुंच जाएगा। कोई और अप्रिय घटना न हो, इसके लिए स्थिति को नियंत्रित रखें। ओवर एंड आउट। इस बात के साथ ही फोन कट गया। बलवंत सिंह के चेहरे से आखिरी बची हुई रंगत भी उड़ गई। उसकी आंखें शून्य में देख रही थीं। उसने समझ लिया था कि उसका भाग्य उस एक फोन कॉल से पूरी तरह तय हो चुका है, और उस फोन कॉल ने सिर्फ बलवंत सिंह का ही नहीं, बल्कि कमांडिंग ऑफिसर का भी भाग्य तय कर दिया था। ब्रिगेडियर मेहरा की आवाज सुनते ही कमांडिंग ऑफिसर के पैरों से जान निकल गई और वह वहीं लड़खड़ा गया। उसने समझ लिया था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। बलवंत सिंह जैसे सड़े हुए सहारे को पकड़ने की उसकी मूर्खता ने आखिरकार उसे भी दलदल में खींच लिया था। तभी परेड ग्राउंड के दूसरी तरफ से कई काले रंग की गाड़ियां धूल उड़ाती हुई आती दिखाई दी। गाड़ियां कतार में खड़े सैनिकों के सामने आकर रुकीं। गाड़ियों के दरवाजे खुले और सेना पुलिस का बैंड पहने हुए दर्जनों जवान और जांच अधिकारी एक साथ बाहर निकले। वे बिना किसी हिचकिचाहट के परेड ग्राउंड के केंद्र की ओर बढ़े। उनके हाथों में हथकड़ियां और तलाशी वारंट थे। उनका आगमन कोबरा सिंह के साम्राज्य के आधिकारिक अंत की घोषणा करने वाले यमदूतों के जुलूस जैसा था। जांच अधिकारियों के आगे चल रहे कमांडर ने विक्रम के पास आकर एक सधा हुआ सैल्यूट किया। जय हिंद, सेना पुलिस, कर्नल अजय वर्मा। जांच अधिकारी साहब के अनुरोध पर सहायक बल के साथ पहुंच गया हूं। विक्रम ने उसका सैल्यूट स्वीकार करते हुए सिर हिलाया और फिर जमीन पर बैठे बलवंत सिंह की ओर इशारा किया। इसे ले जाओ। उसका आदेश बर्फ की तरह ठंडा और दृढ़ था। अब कोई दया नहीं थी, यह न्याय का समय था। कर्नल अजय वर्मा का आदेश मिलते ही 2 हट्टे कट्टे सेना पुलिस के जवान बलवंत सिंह की ओर बढ़े। उन्होंने फर्श पर बेसुध बैठे और बड़बड़ा रहे बलवंत सिंह के दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे खड़ा किया। छोड़ो मुझे, मेरे शरीर को हाथ मत लगाना, जानते नहीं मैं कौन हूं। बलवंत सिंह अपने बचे खुचे स्वाभिमान को पकड़कर डेज़ेस्पेरेमेंट छटपटाया, लेकिन उसका प्रतिरोध प्रशिक्षित सेना पुलिस के जवानों की ताकत के सामने एक बच्चे के नखरे जैसा था। खट्ट की एक ठंडी धातु की आवाज के साथ उसकी कलाई पर चांदी की हथकड़ियां लग गईं। उस पल बलवंत सिंह की आंखों से गर्म आंसू बह निकले। उसने आखिरकार महसूस किया कि उसकी जिंदगी उस ठंडी हथकड़ी के साथ ही पूरी तरह खत्म हो चुकी है। गलती हो गई, मैंने मरने लायक अपराध किया है। प्लीज प्लीज एक बार, बस एक बार माफ कर दीजिए मेजर साहब। नहीं, जांच अधिकारी साहब। उसने विक्रम की ओर घुटनों के बल बैठने की कोशिश की, लेकिन सेना पुलिस के जवानों ने उसे ऐसा भी नहीं करने दिया। उसकी दर्दनाक चीखें परेड ग्राउंड की ठंडी हवा में खो गईं। विक्रम ने उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली। उसकी नजरें अब अपने अगले शिकार पर थीं, बलवंत सिंह को एक बोरे की तरह घसीटकर ले जाते हुए। देखकर कमांडिंग ऑफिसर का चेहरा सफेद पड़ गया था। वह अनजाने में ही पीछे हटने लगा। वह इस जगह से भाग जाना चाहता था, किसी भी तरह इस भयानक हकीकत से दूर, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। जैसा कि अपेक्षित था, विक्रम की ठंडी नजरें उसकी ओर घूमी। वहां कमांडिंग ऑफिसर। विक्रम की आवाज में रैंक को छोड़कर केवल उसका पद था। यह स्पष्ट रूप से एक अपमान और एक चेतावनी थी। कमांडिंग ऑफिसर अनजाने में ही सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। क्या तुम यह कहोगे कि पिछले कई सालों से तुम्हारी यूनिट के अंदर हो रहे इस भयानक भ्रष्टाचार के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता था? अगर नहीं पता था तो तुम एक कमांडर के रूप में अयोग्य हो, और अगर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम भी उसी के जैसे एक घृणित सह अपराधी हो। तुम कौन हो? उसके तीखे सवाल का कमांडिंग ऑफिसर कोई जवाब नहीं दे सका। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने महसूस कर लिया था कि वह कोई भी बहाना बनाए, उसका भाग्य पहले ही तय हो चुका है। कर्नल वर्मा, इसे भी साथ ले जाओ। कमान की जिम्मेदारी में लापरवाही, कर्तव्य की अवहेलना और रिश्वतखोरी का संदेह है। पूरी तरह से जांच करो। जी साहब।
सेना पुलिस के जवान इस बार कमांडिंग ऑफिसर की ओर बढ़े। उसने बलवंत सिंह की तरह छटपटाया या गिड़गिड़ाया नहीं, उसने बस सब कुछ स्वीकार कर चुके भाव से अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। कभी यूनिट का सर्वोच्च कमांडर रहा, उसका कंधा अब शर्म से झुका हुआ था। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब राजा और उसे संरक्षण देने वाला शासक एक ही दिन, एक ही समय पर सभी यूनिट के सदस्यों के सामने कैदी बनकर ले जाए जा रहे थे। परेड ग्राउंड पर मौजूद सैनिक इस अविश्वसनीय दृश्य को बस स्तब्ध होकर देख रहे थे। उनके चेहरों पर सदमे के साथ साथ दबे हुए गुस्से के निकलने की एक अजीब सी राहत थी। लेकिन विक्रम का न्याय अभी खत्म नहीं हुआ था। उसकी तलवार अब साम्राज्य के बचे खुचे लोगों की ओर थी। अभी से सेना पुलिस गरुड़ बटालियन के सभी सप्लाई गोदामों, प्रशासनिक कार्यालयों और प्रमुख कमांडरों के कार्यालयों और आवासों की तलाशी लेगी। उसके आदेश के साथ ही दर्जनों जांच अधिकारी तेजी से हरकत में आ गए। वे अपने अपने लक्ष्यों की ओर फैल गए। यूनिट तुरंत एक बड़े जांच स्थल में बदल गई। विक्रम कर्नल अजय वर्मा के साथ मुख्य सप्लाई गोदाम की ओर बढ़ा। गोदाम का दरवाजा मजबूती से बंद था और उसके सामने बलवंत सिंह का वफादार गुर्गा, गोदाम का प्रभारी हवलदार खड़ा था। वह अचानक हुए इस घटनाक्रम से घबराया हुआ था। दरवाजा खोलो, विक्रम के ठंडे आदेश पर उसने कुछ पल सोचा। उस गोदाम के अंदर उसके और बलवंत सिंह के सारे राज दफन थे। नहीं खोल सकता। यहां सीओ साहब की इजाजत के बिना कोई नहीं आ सकता। उसने आखिरी कोशिश के तौर पर नियमों की ढाल बनाकर विरोध किया, लेकिन उसका विरोध व्यर्थ था। कर्नल वर्मा ने ठंडी हंसी के साथ अपने हाथ में तलाशी वारंट उसके चेहरे के सामने कर दिया। यह रक्षा मंत्री की मुहर वाला वारंट है। दरवाजा नहीं खोला तो सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में यहीं गिरफ्तार कर लिए जाओगे। गोदाम प्रभारी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हाथों से चाबी निकालकर बंद गोदाम का ताला खोला। खट्ट की आवाज के साथ पंडोरा का बक्सा खुल गया। गोदाम के अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। एक तरफ सैनिकों को दिए जाने वाले नवीनतम हाई एल्टीट्यूड वाटरप्रूफ बूट और नई थर्मल जैकेटों के डिब्बे पहाड़ की तरह ढेर थे, और दूसरी तरफ उनकी जगह पर रखे जाने वाले पुराने और फटे पुराने सप्लाई धूल में सने हुए यूं ही पड़े थे। विक्रम ने चुपचाप एक नए बूट का डिब्बा खोला। डिब्बे के अंदर चमकते हुए नए बूट के बजाय पत्थर और मिट्टी भरी हुई थी। वजन बराबर करने के लिए उनकी यह गिरी हुई चाल थी। यह है जो तुम लोगों ने हमारे सैनिकों के साथ किया है। विक्रम की आवाज गुस्से से कांप रही थी। उसने फौजी बनने के बाद से इतना दयनीय और घृणित दृश्य कभी नहीं देखा था। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, यह दोष के लिखा दाते है बराबर करने के लिए इखे ने लिए दोग, देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सैनिकों की जान को अपने निजी स्वार्थ के लिए दांव पर लगाने वाला एक स्पष्ट देशद्रोह था। उसने गोदाम प्रभारी का कॉलर कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में पहली बार ऐसी जानलेवा चमक थी जो उसके विवेक को भी पंगु बना दे। तुम लोग फौजी नहीं हो, बस वर्दी पहने हुए कीड़े हो। तुम जैसे कीड़ों की वजह से आज भी सीमा पर चुपचाप अपनी जवानी कुर्बान करने वाले ज्यादातर सम्मानित सैनिकों को गालियां सुननी पड़ती हैं। वह चाहता तो उसके चेहरे पर मुक्का मार देता, लेकिन उसने मुश्किल से खुद को रोका। वह इस पवित्र न्याय को व्यक्तिगत भावनाओं से गंदा नहीं करना चाहता था। उसने उसे सेना पुलिस को सौंप दिया और दूसरी जगह चला गया। उसका अगला लक्ष्य बलवंत सिंह कार्यालय था। जांच अधिकारी पहले से ही उसकी मेज और अलमारियों की तलाशी ले रहे थे। मेजर साहब, ये देखिए। एक जांच अधिकारी बलवंत सिंह के निजी लॉकर से मिली एक गुप्त डायरी लेकर आया। डायरी में पिछले कई सालों का हिसाब किताब था कि उसने कैसे सैन्य सामान चुराकर निजी ठेकेदारों को बेचा और वह काला धन किसे किसे पहुंचाया। उस सूची में कमांडिंग ऑफिसर सहित कई अधिकारियों के नाम साफ साफ लिखे थे। भ्रष्टाचार की जड़ें उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरी और फैली हुई थीं। उस दिन गरुड़ बटालियन में एक खूनी सफाया हुआ। बलवंत सिंह की गुप्त डायरी में जिनका भी नाम था, वे सभी एक एक करके गिरफ्तार कर लिए गए। वे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हुए अपने जाने हुए सारे भ्रष्टाचार को उगलने लगे। सूरज ढलने तक तलाशी खत्म हो गई। यूनिट ऐसी लग रही थी जैसे कोई बड़ा तूफान गुजर गया हो, लेकिन यह विनाश नहीं था। यह विनाश नहीं था ठाम से दोने की लाके, लेकिन एक तो में सड़े हुए घाव को काटने की एक दर्दनाक लेकिन आवश्यक शुद्धिकरण प्रक्रिया थी। विक्रम परेड ग्राउंड के बीच में खड़ा होकर लाल होते आसमान को चुपचाप देख रहा था।
उसके चेहरे पर गहरी थकान के साथ साथ यह एहसास भी था कि यह तो बस शुरुआत है, उसका न्याय अभी खत्म नहीं हुआ था। वह इस भ्रष्टाचार की जड़ों का अंत तक पीछा करने वाला था। उसने कसम खाई कि जब तक वह भारतीय सेना में फैले दूसरे और तीसरे बलवंत सिंहों को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकेगा, तब तक वह अपनी तलवार म्यान में नहीं रखेगा। अंधेरा छोंट रही यूनिट में एक एक करके बत्तियां जलने लगीं। यह एक संकेत था कि निराशा की लंबी रात खत्म हो रही थी और उम्मीद की एक नई सुबह आखिरकार आ रही थी। बलवंत सिंह और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद गरुड़ बटालियन में एक अजीब सी शांति छा गई। यह तूफान के बाद की खामोशी जैसी थी। सैनिकों को यह जानकर राहत मिली कि उन पर सालों से हावी रहने वाला विशाल दमन खत्म हो गया है, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि आगे यूनिट का क्या होगा। उन्हें डर था कि राजा के जाने के बाद साम्राज्य में नई अव्यवस्था फैल सकती है, लेकिन उनकी चिंताएं व्यर्थ थीं। मेजर विक्रम राठौर सिर्फ एक विध्वंसक नहीं था, वह एक कुशल सर्जन और योजनाकार था, जो सड़ी हुई जगह पर उम्मीद के नए बीज बोने आया था। जब तक सेना पुलिस की जांच चलती रही, उसने अस्थायी रूप से बटालियन की कमान संभाली। उसने सबसे पहले सैनिकों की बुनियादी जीवन स्थितियों में सुधार करना शुरू किया। उसने रक्षा मंत्रालय से तत्काल अनुरोध करके नवीनतम सप्लाई का सामान तुरंत मंगवाया। कुछ दिनों बाद सैनिकों को उनके सपनों के चमकते हुए नए कॉम्बैट बूट और मोटी नई थर्मल जैकेटें मिली। मेज का मेनू पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर हो गया। सैनिक जैसे जीवन में पहली बार खा रहे हों, गर्म खाना और दाल तेजी से अपने मुंह में डालने लगे। बहुत लंबे समय के बाद उनके चेहरों पर हल्की मुस्कान खिली। विक्रम का असली सुधार तब शुरू हुआ। वह जानता था कि इस मामले की तह तक जाने और भ्रष्टाचार की जड़ों को पूरी तरह से उखाड़ने के लिए पीड़ितों की साहसी गवाही सबसे ज्यादा जरूरी है। उसने वादा किया कि वह और उसकी जांच टीम उनकी ढाल बनेंगे। उसका पहला साक्षात्कार इस मामले का सबसे बड़ा पीड़ित और सभी बदलावों का शुरुआती बिंदु सिपाही अरुण कुमार था। विक्रम ने एक कठोर कार्यालय के बजाय बैरक की लाइब्रेरी के एक गर्म कोने में उसके साथ बैठकर बात की। सिपाही अरुण, तुमने बहुत कुछ सहा है। विक्रम का पहला शब्द कोई कठोर सवाल नहीं, बल्कि एक गर्मजोशी भरा दिलासा था। उसकी सच्ची आवाज सुनकर अपनी भावनाओं को दबाए हुए अरुण की आंखें भर आईं। फौज में आने के बाद पहली बार उसे कोई ऐसा अधिकारी मिला था जो उसके दर्द को समझता हो। अब ठीक है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और भारतीय सेना तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो क्या तुम हिम्मत करके वह दारदही पारता है सब कुछ बता सकते हो जो तुमने देखा, सुना और सहा है? तुम्हारी यह हिम्मत न केवल तुम्हारी, बल्कि तुम्हारे साथियों और भविष्य में इस यूनिट में आने वाले कई जवानों की रक्षा करेगी। विक्रम की बात सुनकर अरुण कुछ पल हिचकिचाया। उसके दिमाग में बलवंत सिंह का क्रूर चेहरा और उसकी गालियां एक बुरे सपने की तरह कौंध गईं, लेकिन उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब एक कमजोर पीड़ित के आंसू नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले एक मजबूत योद्धा की इच्छा शक्ति थी। मैं बताऊंगा साहब, जो कुछ भी मैं जानता हूं। अरुण की गवाही एक बांध की तरह टूट पड़ी। उसने यूनिट में आने के पहले दिन से लेकर बलवंत सिंह द्वारा किए गए अपमान और मारपीट और फ्रॉस्टबाइट वाले पैरों से टॉयलेट साफ करने की उस निराशाजनक रात तक की हर बात विस्तार से बताई। उसकी गवाही ने सेना पुलिस की जांच को एक निर्णायक सबूत प्रदान किया। अरुण की हिम्मत दूसरे सैनिकों में भी फैल गई। वे अब चुप नहीं रहे। वे कतार लगाकर जांच टीम के कार्यालय में आए और अपने साथ हुए अन्याय और देखे गए भ्रष्टाचार के बारे में गवाही देने लगे। हवलदार साहब हमारे लिए आए राशन को चुराकर अपने निजी इस्तेमाल में लाते थे। हमें एक्सपायर हो चुके बिस्कुट खाकर भूख मिटानी पड़ती थी। वह अपने निजी खेत में काम करने के लिए सैनिकों को जबरदस्ती ले जाते थे। वह अपने नापसंद सैनिकों की छुट्टियां जानबूझकर रद्द कर देते थे और वही छुट्टियां उन सैनिकों को इनाम के तौर पर देते थे जो उन्हें रिश्वत देते थे। गवाहियों का सिलसिला जारी रहा और उन गवाहियों ने यह साफ कर दिया कि बलवंत सिंह का अपराध सिर्फ सैन्य सामान चुराने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसने पूरी यूनिट को अपने निजी साम्राज्य की तरह चलाया था। सेना पुलिस की जांच और तेज हो गई। गिरफ्तार किए गए सहयोगियों के कबूलनामे, सैनिकों की गवाहियों और जब्त की गई गुप्त डायरी के आधार पर उन्होंने बलवंत सिंह के काले धन के सभी रास्तों का पता लगाना शुरू कर दिया। नतीजतन
यह पता चला कि यूनिट के पास का एक चोर बाजार बलवंत सिंह के चोरी के माल को बेचने का अड्डा था। जब जांच अधिकारियों ने वहां छापा मारा तो एक गुप्त गोदाम से लाखों रुपए का नया सैन्य सामान बरामद हुआ जो सैनिकों को दिया जाना था। इसके अलावा यूनिट को रसद सप्लाई करने वाली एक निजी कंपनी के साथ भी उसके संबंध सामने आए। वे बलवंत सिंह को नियमित रूप से रिश्वत देकर घटिया रसद को महंगे दामों पर सप्लाई करते थे। यह सैनिकों के स्वास्थ्य और देश के बजट को अपनी जेबें भरने के लिए इस्तेमाल करने का एक घृणित अपराध था। सारी सच्चाई रोशनी में आ रही थी। बलवंत सिंह का बनाया हुआ भ्रष्टाचार का किला अपनी नींव से ही ढह रहा था। वह अब किसी भी बहाने या सहानुभूति के लायक नहीं, बस एक घिनौना अपराधी था। विक्रम गवाहियों और सबूतों के ढेर को देखते हुए एक गंभीर चेहरे के साथ खड़ा था। उसने महसूस किया कि उसका मिशन लगभग पूरा हो चुका है। उसने कसम खाई कि वह इन सभी सच्चाइयों के आधार पर उन घिनौने अपराधियों को कानून की अदालत में सबसे कठोर और सबसे न्यायपूर्ण सजा दिलाएगा। अंधेरा छौंट रहा था और उस अंधेरे की जगह पर सच्चाई नामक एक उज्जवल सुबह हो रही थी। यह सिपाही अरुण कुमार जैसे गुमनाम सैनिकों की छोटी सी हिम्मत से हुआ एक महान चमत्कार था। उनकी आवाज दुनिया बदल रही थी। कुछ महीनों बाद सैन्य अदालत ने कोबरा गेट के मुख्य दोषियों को बिना किसी दया के कठोर सजा सुनाई। मुख्य अपराधी पूर्व हवलदार बलवंत सिंह को सैन्य सामान की हेराफेरी, अधिकार का दुरुपयोग और अधीनस्थ के साथ क्रूर व्यवहार सहित सभी आरोपों में दोषी पाया गया और 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही उसकी सारी सैन्य पेंशन और सम्मान छीन लिए गए और उसका नाम भारतीय सेना के इतिहास में सबसे शर्मनाक नामों में से एक के रूप में दर्ज हो गया। उसका सबसे बड़ा सहारा पूर्व कमांडिंग ऑफिसर को भी कमान की जिम्मेदारी में लापरवाही और रिश्वतखोरी के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई गई और उसे अपमानजनक तरीके से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा बलवंत सिंह के अपराध में शामिल सभी सहयोगियों को भी उनके अपराधों के अनुसार कठोर सजा मिली। एक समय गरुड़ बटालियन को खौफ और भ्रष्टाचार का साम्राज्य बनाने वाले वे लोग अब ठंडी जेल की सलाखों के पीछे अपने अपराधों पर पश्चाताप करते हुए अपनी बाकी की जिंदगी बिताने वाले थे। न्याय हो चुका था। अदालत में राहत के साथ साथ न्याय की स्थापना का एक भारी सन्नाटा था। बलवंत सिंह और उसके गिरोह को कठोर सजा सुनाए जाने के बाद गरुड़ बटालियन में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लंबी और कठोर सर्दी के बाद आखिरकार गर्म वसंत आ गया हो। यूनिट पर छाया खौफ और दमन का साया हट गया था और उसकी जगह पर एक सतर्क उम्मीद और स्वस्थ ऊर्जा का संचार होने लगा था। रक्षा मंत्रालय ने इस घटना के बाद पूरी यूनिट में बड़े पैमाने पर सुधार किए। भ्रष्ट और अक्षम कमांडरों को बदल दिया गया और उनकी जगह पर सक्षम और ईमानदार नए लोगों को नियुक्त किया गया। यूनिट की सभी सप्लाई प्रणालियों को पारदर्शी और तर्कसंगत बनाया गया और सैनिकों के मानवाधिकारों और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। सबसे बड़ा बदलाव सैनिकों में आया। उन्हें अब भूख और ठंड में कांपने की जरूरत नहीं थी। उनके हाथों में नवीनतम राइफलें, उनके पैरों में चमकते हुए नए कॉम्बैट बूट और उनके शरीर पर गर्म नई थर्मल जैकेटें थीं। मेस में हर दिन गर्म और स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता था और बैरकों में गर्म पानी की बौछार होती थी। उनके वे अधिकार जो उन्हें मिलने चाहिए थे लेकिन पिछले कई सालों से छीन लिए गए थे, अब वापस मिल गए थे। सैनिकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। उन्हें अब बिना किसी कारण के मारपीट या अपमान का डर नहीं था। वे अब एक दूसरे को दमन के शिकार के रूप में नहीं बल्कि सम्मानित योद्धाओं के रूप में देखने लगे थे। बैरकों में अब किसी की पीठ पीछे बुराई या निराशा की आहें नहीं सुनाई देती थीं। वहां अब छुट्टियों की उम्मीद, परिवार और दोस्तों की यादें और भविष्य के छोटे छोटे सपने थे और उस बदलाव के केंद्र में अरुण था। वह अब पहले का कमजोर और डरा हुआ सिपाही नहीं था। वह इस मामले का सबसे बड़ा पीड़ित था और साथ ही सब कुछ ठीक करने वाला एक छिपा हुआ नायक भी। उसकी साहसी गवाही ने दूसरे सभी सैनिकों को अन्याय के खिलाफ लड़ने की उम्मीद और हिम्मत दी थी। उसके साथी और सीनियर अब उसे दया की नजर से नहीं देखते थे। वे उसका दिल से सम्मान करते थे और उसका अनुसरण करते थे। उन्होंने उसकी भीतरी ताकत को देखा था जो किसी भी मुश्किल में नहीं झुकती। अरुण जामेटना खुश और स्वस्थ हो गया।
वह सभी ट्रेनिंग में सक्रिय रूप से भाग लेता था और हमेशा एक उदाहरण बनकर अपने साथियों को प्रेरित करता था। उसे प्लाटून लीडर की जिम्मेदारी दी गई और उसने सफलतापूर्वक अपनी प्लाटून का नेतृत्व किया और साल के अंत में उसे कमांडिंग ऑफिसर से प्रशंसा पत्र भी मिला। वह अपने ऊपर हावी अतीत के घावों को अपनी ताकत से हराकर एक और भी मजबूत और परिपक्व सैनिक बन गया था। समय बीतता गया और आखिरकार अरुण के डिस्चार्ज का दिन आ गया। उसने अपने 2 साल के फौजी जीवन के सुख दुख को समाप्त किया और अपने प्रिय साथियों को विदाई दी। दर्दनाक यादें, सुखद पल, वह सारा समय अब उसकी जवानी का एक हिस्सा बनकर उसके दिल में बस गया था। जब वह आखिरी बार गेट से गुजर रहा था तो उसकी नजर एक जानी पहचानी काली गाड़ी पर पड़ी जो धीरे धीरे अंदर आ रही थी। गाड़ी से उतरने वाला व्यक्ति मेजर विक्रम राठौर था। वह अब पहले जैसा बाबू प्रशासनिक अधिकारी नहीं था। उसकी साफ सुथरी वर्दी और मेजर का रौबदार रैंक यह बता रहा था कि वह रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख जांच अधिकारी है। वह यह देखने आया था कि यूनिट में सुधार ठीक से हो रहा है या नहीं। दोनों की नजरें हवा में मिली। अरुण कुछ पल हिचकिचाया, फिर उसकी ओर बढ़कर एक सधा हुआ सैल्यूट किया। जय हिंद। सिपाही अरुण कुमार, जांच अधिकारी साहब को सैल्यूट। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, कोई कंपन नहीं। विक्रम ने उसका सैल्यूट स्वीकार करते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसकी आंखों में पहली मुलाकात वाली तीक्ष्णता के बजाय एक गर्मजोशी थी। बहुत मेहनत की सिपाही अरुण, तुम्हें स्वस्थ रूप से घर जाते देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। दोनों ने ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन उनकी नजरों में हजारों भावनाएं थीं। एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान और आभार। विक्रम ने अपनी गाड़ी में बैठने से पहले आखिरी बार अरुण से कहा, बाहर जाकर भी हमेशा इसी तरह बहादुर और मजबूत रहना। तुम इसके पूरी तरह से हकदार हो। इस बात के साथ ही काली गाड़ी बिना रुके यूनिट से चली गई। अरुण दूर जाती गाड़ी को काफी देर तक चुपचाप देखता रहा। उसके हाथ में अपनी दादी के लिए एक छोटा सा तोहफा था। उसके दिल में आने वाले नए जीवन के लिए उम्मीदें और आकांक्षाएं भरी हुई थीं। नरक जैसा अंधेरा पूरी तरह से छोड़ चुका था। घाव गहरे थे, लेकिन उसने दर्द को हराकर खुद को और भी मजबूत बना लिया था। गरुड़ बटालियन के परेड ग्राउंड पर एक नई उम्मीद भरी सुबह चमक रही थी और उस सुबह का स्वागत करते हुए एक युवा योद्धा दुनिया में अपना पहला कदम मजबूती से बढ़ा रहा था।